हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए, दिसंबर 23 पेपर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, प्रो राटा शेयर कैपिटल का क्वेश्चन है, काफ़ी लेंदी है। ठीक है, तो आइए पूरा स्टडी करते हैं कैसे आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, चलिए। टेक्नोक्रैट्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 30 ईच। ठीक है, फेस वैल्यू अलग है। ठीक है, तो थोड़ा उसके वजह से भी काफ़ी लोगों को अजीब लगेगा कि 30 फेस वैल्यू बहुत कम ही क्वेश्चन में होती है, 100 या 10 ही होती है। ठीक है, तो 1 लाख शेयर आप इशू कर रहे हो, 30 रुपीज ईच वाले। द शेयर्स वेर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 15 रुपीज पर शेयर, यानी इशू प्राइस कितनी है 45। 30 रुपीज फेस वैल्यू, 15 रुपीज प्रीमियम, टोटल इशू प्राइस 45 रुपीज। और ये कैसे हम बुला रहे हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक ही है स्टेप, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही स्टेप है। ठीक है, दो ही स्टेप में मंगा रहे हैं। 24 रुपीज हम ले रहे हैं एप्लीकेशन पे, विच इंक्लूड्स अ प्रीमियम ऑफ 9 रुपीज। ठीक है, तो 9 रुपीज माइनस करो, यानी 15 रुपीज फेस वैल्यू है, 9 रुपीज प्रीमियम है, ऐसे 24 रुपीज आप एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी मांग रहे हो, एंड बैलेंस मनी इंक्लूडिंग रिमेनिंग प्रीमियम। ठीक है, तो 45 माइनस 24, टोटल आप बुला रहे हो 21, जिसमें ब्रेकअप क्या होगा, रिमेनिंग प्रीमियम कितना है 15 रुपीज प्रीमियम है, 9 ऊपर आ चुका है, माइनस कर लो, 15 माइनस 9 6, तो 6 रुपीज प्रीमियम है और रिमेनिंग 15 रुपीज फेस वैल्यू है। ठीक है, तो 15 रुपीज फेस वैल्यू यहाँ पे, 15 रुपीज फेस वैल्यू यहाँ पे, आधा आधा पैसा फेस वैल्यू का आप वहां से बुला रहे हो, और प्रीमियम अलग अलग है, 9 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड 6 रुपीज इन सेकेंड जो भी इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, तो ऐसा आपका पूरा ब्रेकअप है। एप्लीकेशंस फॉर 1,50,000 शेयर्स वेयर रिसीव्ड, यानी क्या हो गया प्रोराटा। 1 लाख आप इशू करना चाहते हो, एप्लीकेशंस आपको 1,50,000 आए हैं, मतलब ओवर सब्सक्राइब हुआ है और हम प्रोराटा अलॉटमेंट देंगे। ठीक है, उसमें से लिखा है 10,000 शेयर्स वेयर रिजेक्टेड ऑन अलॉटमेंट, 10,000 हम रिजेक्ट कर रहे हैं, यानी 150 में से 10,000 रिफंड हो जाएंगे, बचेगा कितना 1,40,000। तो प्रो राटा जो हो रहा है वो 1,40,000 शेयर्स पे हो रहा है। ठीक है, एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द रिमेनिंग एप्लीकेशंस, यानी कि 1,40,000 एप्लीकेशंस पे प्रो राटा अलॉटमेंट दे रहे हैं कैटेगरी वाइज। ठीक है, एक है कैटेगरी ए, एक है बी। ए में है 80,000 शेयर्स वेयर एप्लीकेशंस फॉर 80,000। ठीक है, 80,000 एप्लीकेशंस है और उनको आपने 60,000 अलॉट किया है। ठीक है, तो ये एक सर्टन रेशो हो गया। ठीक है, किससे डिवाइड होते हैं 2 से, 2 4 जा 2 3 जा 6, तो 4:3 का ही रेशो हो गया। और कैटेगरी बी है 60,000 एप्लीकेशंस पे 40,000 आपने अलॉट किया है, यानी रेशो हो गया 3:2। ठीक है, 20,000 कॉमन डिविजिबल फैक्टर है, 20,000 से डिवाइड करो तो आपको रेशो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग रेशो है, इसलिए दो अलग अलग कैटेगरीज हैं। अब दो अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी कुछ अप्लाई किया था, फिर उनको कुछ अलॉट हुआ, फिर उन्होंने कुछ पैसा नहीं दिया और उनके शेयर्स फॉरफिट हुए और फिर वो रीइशू हुए। तो क्वेश्चन की कैटेगरी बहुत ही टिपिकल है, कैटेगरी बहुत ही टिपिकल है, कोई ऐसा बहुत अलग क्वेश्चन नहीं है। बट क्योंकि ये प्रो राटा है, दो कैटेगरीज हैं, कॉल इन अरियर है, फॉरफिशर है, रीइशू है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस है, बहुत ज्यादा एरियाज हैं जहां पे आपको ध्यान देना है, इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो मिस्टर एक्स है जो ए कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, वॉज अलॉटेड, अलॉट किए हुए इसको। ठीक है, 300 शेयर्स अलॉटेड है। ही फेल टू पे कॉल मनी। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट उसने दिया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया है, तो ये हो गया। सेम वाई है जो बी कैटेगरी को बिलोंग करता है, उसने अप्लाई किए थे, वर्ड्स बहुत क्लियरली दिए रहते हैं, आई डोंट नो बच्चे कैसे उसको मिस आउट करते हैं या उनको कंफ्यूजन होता है, बहुत क्लियर है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ग्रामेटिकल वेरिएशन आ सकते हैं, अलॉट, अलॉटेड, अलॉटमेंट, अलॉट वर्ड ही होता है ना वो, एप्लीकेशन, अप्लाइड। ठीक है, मतलब अप्लाइड का बेस है, बेस आपको पहचानना जरूरी है। तो यहां साफ साफ लिखा हुआ है इंग्लिश में अलॉटेड 300 शेयर्स, और नीचे साफ साफ लिखा हुआ है अप्लाइड 300 शेयर्स। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई किंतु परंतु वाला कोई भी सिचुएशन नहीं।
ठीक है, ग्रामर सुधारो, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें भी लिखा है ऑल्सो फेल टू पे द कॉल मनी, दोनों ने पहला ही इंस्टॉलमेंट दिया है, सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है, ठीक है। दी शेयर्स वेयर फॉरफिटेड एंड रीइशूड, ठीक है, फुल रीइशू है, पार्ट रीइशू नहीं है, जितने फॉरफिट हुए पूरे रीइशू हो गए, बेस सेम है। एज फुल्ली पेड एट द रेट ऑफ 36 रुपीज पर शेयर, है कितने का वो, 30 का, फेस वैल्यू तो 30 रहेगी, 30 का शेयर रीइशू हो रहा है सीधे 30 के भी ऊपर 36 रुपीज में। इसकी दो इंटरप्रिटेशन है, पहला कि जब भी आप रीइशू कर रहे हो फेस वैल्यू या अबव, मतलब लॉस हुआ ही नहीं, क्योंकि रीइशू में हमको लॉस निकालना होता है। अब जब आप फेस वैल्यू या उसके ऊपर इशू कर रहे हो, मतलब लॉस तो हुआ ही नहीं ना, लॉस कितना होगा, 0। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, कैपिटल रिजर्व पे क्या इंप्लीकेशन होगा कि जो भी अमाउंट फॉरफिट हुआ है पूरा का पूरा ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि कुछ लॉस रीइशू पे हुआ ही नहीं है, कुछ एब्जॉर्ब करना ही नहीं है, पूरा जो शेयर फॉरफिचर का आपका अमाउंट होगा पूरा का पूरा एज इट इज ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ये हो गया पहला इंप्लीकेशन। सेकेंड इंप्लीकेशन है कि आप फेस वैल्यू से भी ज्यादा में रीइशू कर रहे हो, वो कहां जाएगा, तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में ही जाएगा, ठीक है। ये चीज आपने थ्योरी में भी पढ़ी हुई है कि जब भी नॉर्मल इशू हो, इनिशियल इशू हो या री इशू हो, जब भी फेस वैल्यू के ऊपर आप अमाउंट कलेक्ट कर रहे हो, दैट हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो ये जो ऊपर के 6 रुपए हैं, 6 रुपीज जो अबाउ 30 रुपीज आप ले रहे हो, 36 माइनस 30, ये 6 रुपीज जाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, ठीक है। इसमें आप गलती नहीं कर सकते। तो ऐसे दो इंप्लीकेशंस हैं, क्योंकि रीइशू पे कोई लॉस नहीं है, पूरा अमाउंट रिसीव जो शेयर फॉरफिचर में है पूरा कैपिटल जोन में चले जाएगा, और जो 6 रुपीज ओवर एंड अबाउ आपको मिल रहे हैं रीइशू पे वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर होंगे। क्लियर है क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं। अज्यूम दैट द excess amount received on application is to be adjusted towards share capital first। तो लो, आपको अज्यूम करने की भी जरूरत नहीं है, ट्रीटमेंट आपको डायरेक्टली दी हुई है। जब भी आपका प्रो राटा है और आपको सेकेंड स्टेज पे प्रीमियम है, ठीक है, तो आपको ये पता करना होता है कि एक्सेस जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो अलॉटमेंट या जो भी सेकेंड इंस्टॉलमेंट होती है उसमें अगर प्रीमियम है तो कौन से पार्ट में एडजस्ट करना है, ये अज्यूम करना पड़ता है नॉर्मली, क्योंकि क्वेश्चन नॉर्मली साइलेंट होता है, पर क्योंकि इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको दिया हुआ है कि प्रीमियम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं करना है, ये डायरेक्टली शेयर कैपिटल पार्ट जो है उसके अगेंस्ट आपको एडजस्ट करना है, इससे ट्रीटमेंट बदल जाता है। कैपिटल के अगेंस्ट है मतलब फिर वो फॉरफिचर में ट्रांसफर हो जाता है, प्रीमियम के अगेंस्ट होता है तो प्रीमियम के अगेंस्ट एडजस्ट होता है, ठीक है। तो जब इसका मैं इफेक्ट दूंगा तब फिर से मैं आपको याद दिलाऊंगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना, तो यहां कोई अजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली दिया हुआ है कि अज्यूम ये करो, ट्रीटमेंट डायरेक्टली दी हुई है। आगे बढ़ते हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजैक्शंस, अज्यूमिंग ओपनिंग बैंक बैलेंस ऑफ 1,25,000, प्रिपेयर बैंक अकाउंट ऑफ कंपनी इन द लाइट ऑफ अबाउट ट्रांजैक्शन। ये तो लेजर बनाना है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, सारे जो आप ट्रांजैक्शन पास करोगे जहां जहां बैंक का इफेक्ट आएगा वहां पे उसको पोस्ट करना है और क्लोजिंग बैलेंस बैंक बैलेंस निकाल लेना है। तो ये तो बचपन वाला काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन आपको जो फोकस करना है दैट इज जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री अगर आप सही करोगे तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा, पोस्टिंग वगैरह आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करेगा तो थोड़ा वर्किंग नोट्स के लिए मैं जगह छोड़ देता हूं, यहां से अपन स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ जो भी कंपनी का नाम है, ठीक है। फॉर्मेट वॉर्मेट अच्छे से बनाना, ठीक है, आलस मत करो, इस उम्र में आलस मत करो, ठीक है। मेरी तो उम्र है आलस करने की, आपकी लेकिन नहीं है, ठीक है। आपकी उम्र में जब मैं था कुछ अलग ही था, ठीक है। तो जोश बनाए रखें, आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आपको पता ही होगा कि प्रो राटा में बेस पे आपको ध्यान देना है। फर्स्ट स्टेज पे अप्लाइड शेयर्स का बेस होता है, ठीक है, पैसा डायरेक्टली आता है, तो पैसा पहले आएगा 1,50,000 शेयर्स पे, 1,50,000 शेयर्स पे 24 रुपीज आपको रिसीव होंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली पहले एंट्री पास होगी, बोलो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आ रहे हैं, बोलो कितने मिलेंगे। अब
जो वर्किंग्स हैं मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ब्रैकेट में ही आपको लिखते जानी चाहिए, ठीक है। चलो बोलो क्या आएगा। 1,50,000 शेयर्स अप्लाई हुए इनटू, सब ने 24 रुपीज दिए होंगे, तो आपके पास अमाउंट आया होगा 36 लैक्स, ठीक है। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, ठीक है। नरेशन आपके सब होमवर्क है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला स्टेप है पूरा अमाउंट रिसीव कर लो। अब सेकेंड स्टेप है आपको 10,000 शेयर्स पे अमाउंट रिफंड करना है, तो एग्जैक्ट रिवर्स एंट्री होती है, मिलने की एंट्री का एग्जैक्ट रिवर्सल होगा रिफंड का एंट्री। बोलो, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी डेबिट, ठीक है, डेबिट द रिसीवर टू क्रेडिट द गिवर, बैंक पैसे दे रहा है हमारे बिहाफ पे। बोलो अमाउंट कितना आएगा, 10,000 शेयर्स पे पूरे 24 रुपीज आप रिफंड करोगे, 2,40,000, ठीक है, 2,40,000 का अमाउंट रिफंड हो जाएगा। क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है। अब बोलो अलॉटमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। हम अलॉट कितना कर रहे हैं, 1 लाख शेयर्स ही अलॉट कर रहे हैं। 1 लाख का ब्रेकअप क्या है, 24 रुपीज को ब्रेक करो, 15 रुपीज आपका शेयर कैपिटल का है, तो 15 रुपीज इंटू 1 लाख यानी 15 लाख रुपीज का इक्विटी शेयर कैपिटल अपन देंगे। फिर 1 लाख पे 9 रुपीज का सिक्योरिटीज प्रीमियम है, तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। करो अलॉटमेंट की एंट्री पास करो, डेबिट द रिसीवर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी डेबिट, ठीक है, ये लोग शेयर रिसीव करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी डेबिट, जो कि मल्टीपल इफेक्ट्स हैं तो डायरेक्टली वर्किंग नहीं लिख सकते इसमें। टू, बोलो सबसे पहले हम क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल उसको दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 1 लाख शेयर्स पे 15 रुपीज का पेड अप वैल्यू, यानी 15 लाख रुपीज पेड अप वैल्यू के इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। फिर इसमें हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम है 1 लाख शेयर्स इंटू 9 रुपीज, यानी कि 9 लाख रुपीज, और जो एक्सेस है, जो एक्सेस है वो अब यहीं पे आप एडजस्ट कर लो अलॉटमेंट मनी के तरफ, ठीक है। तो 2 आएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी, यानी डायरेक्टली हम अब बीच एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट मनी के अगेंस्ट। बोलो कितना आएगा। अब इसमें आप एक्सेस डायरेक्टली निकाल सकते हो कि 1 लाख आपने अलॉट किया है, वो तो आप माइनस करोगे, 10,000 आपने वापस कर दिया, तो कितने एप्लीकेशंस का अमाउंट एक्सेस था, 40,000। 40,000 शेयर्स का ही पैसा एक्स्ट्रा था ना, तो 40,000 पे 24 रुपीज, ठीक है, 40,000 पे 24 रुपीज आपके पास एक्सेस है, जो आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो वो आएगा 9,60,000। क्रॉस टैली भी कर लो, देखो 36 लाख आपको मिला, उसमें से 2,40,000 आपने रिफंड कर लिया, तो आपके पास बचा कितना, 33,60,000। इसमें से 15 लाख का आप कैपिटल दे रहे हो, माइनस माइनस 9 लाख, तो 9,60,000 ही आता है। तो टोटलिटी में भी आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, पर शेयर बेसिस पे भी डायरेक्टली निकाल सकते हो, 9,60,000 आएगा। इन तीनों का टोटल जो है वो आप यहां लिखोगे 33,60,000। तो ये एंट्री पास करने के बाद आपका एप्लीकेशन मनी अकाउंट बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। वो आपको ओरली मतलब कैलकुलेटर पे ही ये देखना है, ठीक है। क्रेडिट किया है 36 लाख, फिर डेबिट किया है 2,40,000, फिर डेबिट किया है 33,60,000। रफ में ऐसे ही लेजर बनाओगे तो वो जीरो आपको दिख जाएगा, ठीक है। मतलब हमारा एप्लीकेशन स्टेज कंप्लीट हो गया। अब ऑब्वियसली यहां पे नाम थोड़े अलग हैं, तो नाम करेक्ट कर लो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा, मेरे दिमाग में थोड़ा स्लो है, उम्र का फर्क है, तो यहां नाम ऐसा रखो, ठीक है। और जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं एडजस्ट करेंगे नेक्स्ट स्टेज पे, तो नेक्स्ट स्टेज का नाम क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो यहां पे नाम वैसा रखो।
फाइनल कॉल। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेज। ठीक है, पहले स्टेज पे आपने अमाउंट रिसीव किया और अलॉटमेंट दे दिया। यहां तक कोई अरियर भी नहीं था क्योंकि पहला ही स्टेज है, डायरेक्टली पैसे आते हैं। अब सेकेंड स्टेज स्टार्ट होगा। अब सेकेंड स्टेज से देखो क्या बदलता है जो आपको पता होना चाहिए। बेस अब अलॉटेड का हो जाएगा। हम जो पैसे मांगेंगे अलॉटमेंट या जो भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, जो इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है, वो अलॉटेड के बेस पे ड्यू होती है। ये आपको पहले पता होना चाहिए। अप्लाइड का बेस हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, अलॉटेड जितना है उस पे हम पैसा मांगेंगे। ठीक है, और तो ये एक हो गया जो आपको ध्यान रखना है। और दूसरा है कि आपको अरियर्स है उसका भी ध्यान रखना है, और आपको जो एक्सेस आ रहा है, जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है, उसका भी ध्यान रखना है। 3-4 चीजों का ध्यान देना है। ठीक है, चलो सबसे पहले ड्यू करते हैं। ड्यू करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, ड्यू करने के बाद ही बाकी चीजें होती है। ठीक है, तो पहले अपन पूरा शेयर देंगे, पैसे मांगेंगे। ठीक है, बोलो तो शेयर दे दो। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना देंगे, 1 लाख पे 15 रुपीज, 15 लाख रुपीज। इसमें भी प्रीमियम है तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा मांगेंगे, 1 लाख इंटू 6 रुपीज। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है तो ये आएगा 6 लाख। ऐसा टोटल 21 लाख रुपीज हम ड्यू करेंगे। उतने शेयर देंगे और वो लोग रिसीव करेंगे। ठीक है, तो डेबिट करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, रिसीव कर रहे हैं शेयर्स 21 लाख। ठीक है, तो ये हो गया ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू हो गया। अब हम आगे के इफेक्ट्स देंगे। बोलो अब एक्चुअली पैसा कितना मिलेगा। ठीक है, अभी हमको सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग वही करनी है कि एक्चुअली पैसा कितना मिलेगा। बोलो तो ड्यू कितना है वो तो निकाल लिया, एक्सेस कितना कैरी फॉरवर्ड हुआ है वो भी निकला हुआ है 9,60,000। अब सिर्फ निकालना क्या है, अरियर्स, कि वो अरियर जो लोग थे उनसे कितना मिलने वाला था। अब ये इतना आसान क्यों है, क्यों नहीं है, क्योंकि उनका एक्सेस मनी है। प्रो राटा वाला क्वेश्चन है ना, तो उनका एक्सेस कितना था वो एडजस्ट कर लो, फिर कितना मिलने वाला था जो नहीं मिला वो आपको निकालना है। ठीक है, मतलब कितना पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगने के बाद नहीं मिला है ये आपको निकालना है। ठीक है, बोलो स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वो बेस वर्किंग कर लो, कितने अप्लाइड हैं, कितने अलॉटेड हैं, क्या है वो इंडिविजुअली उनका हिसाब किताब निकाल लो, एक्स एंड वाई का पूरा हिसाब किताब निकाल लो। ठीक है, तो पहले हम एक्स का निकालते हैं। बोलो एक्स का क्या है, अलॉटेड है 300, तो इसमें क्या होगा, पहला स्टेप अप्लाइड निकालो। कैसे निकालते हैं, अलॉटेड डिवाइडेड बाय टोटल अलॉटेड। इंडिविजुअल अलॉटेड है ना, एक्स के अलॉटेड है, डिवाइडेड बाय सेम बेस यानी टोटल अलॉटेड। टोटल अलॉटेड कैटेगरी ए, वो कैटेगरी ए को बिलोंग करता है। कैटेगरी ए के अलॉटेड शेयर कितने हैं, 60,000। सेम बेस से डिवाइड करो और जो निकालना है, क्या निकालना है, अप्लाइड, तो टोटल अप्लाइड से मल्टीप्लाई करो तो आपको एक्स के अप्लाइड मिलेंगे। कितने अप्लाई हुए थे, 80,000। निकालो तो ये आएगा 400 शेयर्स। तो उसने 400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा और 400 पे उसने कितना दिया होगा। अब सब पूरा हिसाब किताब निकालो। 400 पे 24 रुपीज उसने दिए, 9,600। ठीक है, अब इसमें प्रीमियम है और प्रीमियम मिल चुका है। ठीक है, तो प्रीमियम मिल चुका है तो फॉरफिशर का इफेक्ट बता रहा हूं मैं। प्रीमियम अगर मिल चुका है तो उसको कुछ नहीं कर सकते, और जो प्रीमियम ड्यू है पर मिला नहीं है उसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, ध्यान देना, मल्टीपल चीजें ध्यान देना। तो पहले हमने अमाउंट रिसीव निकाल लिया। अब इसमें आपको यह निकालना है कि एक्सेस मनी कितना है। ठीक है, एक्सेस मनी हमको पहले निकालना है। तो हमने उसको 300 शेयर्स दिए, उस पर पूरा 24 रुपीज हम रखेंगे। ठीक है, माइनस करो 7,200। तो एक्सेस कितना था हमारे पास, डायरेक्ट भी निकल सकता था, 100 शेयर एक्सेस है इंटू 24, तो 2,400 हमारा एक्सेस है जो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट स्टेज में। तो ये हो गया एक्सेस। अब
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे उससे हमने कितने मांगे, अब बेस चेंज होगा देखना। जब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का निकालेंगे तो बेस अलॉटेड ही लेंगे। तो 300 पे हमने उसको 21 अमाउंट मांगा है, 6300 उसका ड्यू है, लेकिन जो एक्सेस है वो एडजस्ट हो जाएगा ये वाला 2400। तो उससे कितना मिलने वाला था, 3900। ये आपको निकालना है कि मांगने के बाद कितना नहीं मिला, उससे कितना मिलने वाला था जो नहीं मिला। इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉल इन अरियर। तो ये एक्स का कॉल इन अरियर है। समझ में आ रहा है? स्टेप बाय स्टेप सोचो, ठीक है। पहले हमने क्या निकाला, एक्सेस, फिर हमने निकाला कि ड्यू अमाउंट कितना था कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, और एक्सेस माइनस करके कितना उसका मिलने वाला था जो नहीं मिला, और वो उसको हम कॉल इन अरियर बुलाएंगे। तो ये पूरा हिसाब किताब हुआ एक्स का। अच्छे से देखो, कोई घाई गड़बड़ मत करो, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता, पेट खराब होता है। कम क्वेश्चन करो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बहुत एनालिसिस करके, फ्लो, वर्किंग्स, मैथमेटिक्स, ग्रामर, हर चीज पे बारीकी से ध्यान दो, एनालिसिस पूरा करो। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं भी किए तो भी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको, क्योंकि सबके पास उतना टाइम नहीं होता। काफी बच्चे बोथ मॉड्यूल वाले होते हैं, वो बेचारे घबरा जाते हैं कि यार इतनी कम स्टडी में इतने कम क्वेश्चन करके हम पास हो सकते हैं कि नहीं, उनके लिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो अमाउंट रिसीव्ड के वक्त देखो हमने 400 का बेस लिया है, ठीक है। फिर कितना ड्यू है तो वो बेस हमने अलॉटेड का ले लिया कि कितना हम एडजस्ट करेंगे, तो वो बेस अलॉटेड का है। डायरेक्टली आप कितने एक्सेस एप्लीकेशन है 100 इंटू 24 डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 2400। फिर ड्यू निकाला, ड्यू निकालते समय फिर बेस क्या होगा, अलॉटेड, यहां पे अप्लाइड नहीं ले सकते, ठीक है। 21 लाख के अंदर ये 6300 है, ये जो आपने 21 लाख रुपीज डिमांड किए हैं उसी के अंदर एक्स का डिमांड है 6300 रुपीज, ठीक है। चलो, तो ये हो गया एक्स का। अब आ जाओ वाई। वाई ने अप्लाई किए थे 300, अप्लाइड है 300, तो हमको क्या निकालना है, अलॉटेड। तो कैटेगरी बी के हिसाब से आपको देखना है। बी कैटेगरी में देखो, अब यहां पे भी गलती हो सकती है, एक्स अलग कैटेगरी का है, वाई अलग कैटेगरी का है। एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो इधर का उधर, उधर का इधर, या दोनों में सेम लेके आप ये भी गलती कर सकते हो। तो ध्यान देना है, जो जिस कैटेगरी का है उसके ही नंबर्स लेने हैं। तो ये 300 अप्लाइड है, तो मुझे कैटेगरी बी के अप्लाइड शेयर लेने हैं। कैटेगरी बी के अप्लाइड शेयर है 60,000, और हमको क्या निकालना है, अलॉटेड। तो टोटल अलॉटेड बी कैटेगरी के हैं 40,000, तो ये आएगा आपका 200 शेयर्स। तो उसको हमने 200 शेयर्स अलॉट किए होंगे, ठीक है। अब पूरा इसकी कुंडली निकालो, बोलो इसने कितने पैसे दिए होंगे, अप्लाइड पे दिए होंगे 300 पे 24 रुपीज दिए, 7200 रुपीज दिए। अब उसमें से काटो, 200 आपने एक्चुअली अलॉट किए थे, तो 200 तो आप रखोगे, तो 200 पे ये आएगा 4800, तो ये आपका आ गया एक्सेस। डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, 100 इंटू 24, इसका भी एक्सेस 2400 ही आएगा, ठीक है। और अब सेकेंड स्टेज का निकालो, ड्यू कितना करेंगे, अब अलॉटेड का बेस लेंगे, 200 पे ही मांग सकते हैं क्योंकि 200 ही अलॉट किए, तो 200 अलॉट किए, 200 इंटू 21, इतना हमने उनको डिमांड किया होगा। अभी मैं प्रीमियम का ब्रेकअप अभी यहां नहीं कर रहा हूं, वो हम फॉरफीचर के वक्त आपको काम आता है। जब आप कॉल मनी और रिसिप्ट की एंट्री पास कर रहे हो तब प्रीमियम कितना है, ये कितना है, उसका काम नहीं पड़ता। प्रीमियम में क्या है क्या नहीं है वो फॉरफीचर और रीइशू की एंट्री के वक्त काम आता है, ठीक है। तो ये आएगा आपका 4200, माइनस कर देंगे एक्सेस, तो कॉल इन अरियर कितना है, कितना मांगने के बाद नहीं मिला है, 1800। तो ये है आपका कॉल इन अरियर। तो टोटलिटी में कॉल इन अरियर कितना है, जोड़ दो, दोनों मिला के कितना पैसा नहीं मिला, 5700। ये काम आएगा, आपको ये निकालना है। समझ रहे हो, ये पूरा ऐसा स्टेप बाय स्टेप क्यों किया, क्योंकि हमको ये पता करना है कि दोनों मिला के कितना पैसा नहीं मिला जो उन दो लोगों का मिलने वाला था। कॉल इन अरियर कितना है दोनों मिला के, ये हमको पता करना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब आप यहां एंट्री पास कर सकते हो, बोलो रिसिप्ट की एंट्री पास करनी है,
पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। 21 लाख रुपीस आने वाले थे, उसमें से 9,60,000 तो उनके एक्सेस ही थे टोटलिटी में, माइनस कर लो। ठीक है, इसमें एक्स वाई के भी एक्सेस आ गए। ठीक है, वो भी काफी लोगों के दिमाग में घूमते रहता है, सर वो दो का क्या होगा? अरे वो इसमें सब इंक्लूडेड है। ये दो जो हैं, ये 6,300, ये 4,200, ये आपके 21 लाख के अंदर इंक्लूडेड है। फिर ये जो हम 9,60,000 माइनस कर रहे हैं, तो ये दोनों के जो 2,400 एक्सेस हैं वो उसके अंदर इंक्लूडेड है, माइनस हो गए। ठीक है, और अब बाकी का मिल जाना चाहिए, सब पे मिल गया है, लेकिन एक्स और वाई का नहीं मिला ना। तो एक्स और वाई का कितना नहीं मिला, वही आपने ऊपर निकाला 5,700। तो और 5,700 जो मिलने वाला था वो एक्स एंड वाई का नहीं मिला, बाकी सबका मिल गया। ठीक है, तो ये आपको इतना पैसा मिला होगा, 21 लाख माइनस 9,60,000 माइनस 5,700, तो आपको एक्चुअली कितना मिला होगा? 11,34,300 आपको इतना मिला होगा। ठीक है, अब बाकी इफेक्ट्स भी आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब 11,34,300 और 21 लाख, इसमें गैप क्या है? इसमें दो चीजों की गैप है जो आपको अलग से यहां पे जिसका इफेक्ट देना पड़ेगा, नहीं तो आपका टोटल टैली नहीं होगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पूरा अमाउंट कितना है? 21 लाख। ठीक है, पूरा 21 लाख है, तो मैं यहां पूरा क्रेडिट कितना करूंगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मैं कंबाइन एंट्री पास कर रहा हूं, तो पूरा मैं 21 लाख क्रेडिट करूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पूरा 21 लाख है, अकाउंट तो पूरा बंद करना पड़ेगा ना। तो 21 लाख डेबिट है, 21 लाख क्रेडिट है, अकाउंट बंद होगा। अब 21 लाख और 11,34,300, इसमें क्या बचा? इसमें एक बचा 9,60,000, ये आपको डेबिट करना पड़ेगा। क्या नाम से है? यहां ऑलरेडी डेबिट ही है। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, ऑलरेडी डेबिट है, तो ये भी माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिक, मतलब माइनस हो चुका है, लेजर बना के मैं बता दूंगा। तो ये तो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं लेना है। तो यहां 21 लाख फिर नहीं ले सकते, क्योंकि 21 लाख में से 9,60,000 तो ऑलरेडी माइनस हो गया। देखो यहीं के यहीं आपने क्या किया है? इसको पहले क्रेडिट कर दिया है और इसको पहले फिर बाद में डेबिट किया है। तो इसमें अब बैलेंस ही कितना होगा? क्रेडिट में है 9,60,000 और डेबिट में है 21 लाख। तो कॉल में अभी बैलेंस है ही कितना? बंद करने के लिए कितना लगेगा? 11,40,000। तो ये जो एंट्री हम पास कर रहे हैं, इसमें 11,40,000 से आपको क्रेडिट करना है। और 11,40,000 और 11,34,300 में कितना डिफरेंस है? 5,700। ठीक है, मतलब इसका इफेक्ट ऊपर की एंट्री में ऑटोमेटिकली आ चुका है, बस इसका इफेक्ट आपको लेना है, तो आपका पूरा अमाउंट टैली हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या नाम से डेबिट करेंगे? जो पैसे मांगने के बाद भी नहीं मिलते, वो कहां डेबिट होते हैं? कॉल इन अरियर। ठीक है, तो वो कॉल इन अरियर में डेबिट होंगे, ये आपका अजम्पशन है। ठीक है, कि जो भी ड्यू है कॉल इन अरियर में ट्रांसफर हो चुके हैं, क्योंकि फॉरफिट हो रहे हैं ना, फॉरफिट और रीइश्यू तक हो रहे हैं, मतलब अमाउंट उसी कॉल अकाउंट में थोड़ी पड़ा रहेगा, अरियर अकाउंट में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अरियर में आपने ट्रांसफर किए हैं 5,700, तो ये आपका अमाउंट भी आपका टैली हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको सारे इफेक्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, बस ध्यान का पूरा ये क्वेश्चन है, हर चीज पे ध्यान है तो आपकी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी टोटल भी आएगी 11,40,000। ठीक है, तो अब आप अगर अकाउंट बनाएंगे कॉल, तो डेबिट किया आपने 21 लाख। ठीक है, पहले से ही क्रेडिट कर दिया था 9,60,000 और फिर आपने इस एंट्री के थ्रू देखो क्रेडिट किया है 11,40,000, तो ये अकाउंट बंद हो चुका है, कॉल मनी अकाउंट बंद हो चुका है। ठीक है, बोलो अब जो अरियर के पैसे हैं, अब वो फॉरफिचर का पूरा आपको इफेक्ट लेना है। ठीक है, बोलो फॉरफिचर का क्या करेंगे? अब इसमें भी आप इंडिविजुअल अलग अलग एक्स की और वाई की अलग अलग एंट्री भी पास कर सकते हो, कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हो। इंस्टीट्यूट ने कंबाइन एंट्री पास की है, दोनों का मिला के फॉरफिचर की एक ही एंट्री पास की है। ठीक है, तो मैं इंस्टीट्यूट के हिसाब से चल रहा हूं। अब कंबाइन के लिए भी आपको सोचना तो इंडिविजुअली पड़ेगा, मेरे पास तो इतना नॉलेज नहीं है कि मैं
दो लोगों का कंबाइंड सोच सकूं। सोचना तो आपको इंडिविजुअली ही पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपकी गलती न हो तो। टाइम 2 मिनट ज़्यादा लगता है, चलता है, पर गलती नहीं करनी है, नहीं तो पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चलो अब वो जो प्रीमियम में क्या है क्या नहीं है और वो सब आपको भी यहाँ पे ध्यान देना है। बोलो, तो हमको क्या पता करना है? फॉरफिशर की एंट्री के लिए क्या पता करना होता है कि शेयर के अगेंस्ट कितना मिला है और प्रीमियम के अगेंस्ट कितना मिला है। ब्रेकअप आपको पता करना है। ठीक है, तो इसमें अमाउंट रिसीव देखो आपको पता है, यहां पे अमाउंट रिसीव्ड कितना है, टोटल अमाउंट रिसीव 9600। ठीक है, और इसमें टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना है 7200। ठीक है, इसमें से सिर्फ प्रीमियम अगर मैं हटा दूं तो आपको मिल गया कि कितना अमाउंट फॉरफिट हुआ है शेयर कैपिटल के अगेंस्ट जितना अमाउंट मिला है। ठीक है, वो ये है, और यहां पे लिखा ही हुआ है कि एक्सेस जो भी है वो भी शेयर के अगेंस्ट ही एडजस्ट हो रहा है, उसमें प्रीमियम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस वजह से आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरे पास जो अमाउंट रिसीव्ड है 9600, इसमें प्रीमियम कितना है बोलो। अब प्रीमियम जब भी आप सोचते हो, प्रीमियम हमेशा अलॉटेड शेयर पे ही आप रख सकते हो। 400 शेयर पे प्रीमियम नहीं रख सकते क्योंकि आपने 400 शेयर्स अलॉट ही नहीं किए उसको। बेस प्रीमियम निकालने के लिए हमेशा अलॉटेड शेयर ही लेना है, ये आप नोट कर लो। ठीक है, रिवीजन के वक्त काम आएगा। तो मेरे पास प्रीमियम कितना है बोलो, 300 शेयर्स मैंने अलॉट किए हैं और 9 रुपीज का प्रीमियम है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या, पहले बता दो। 300 का बेस लेना अलॉटेड और प्रीमियम 9 रुपीज है, लिखा हुआ है। तो कितना है, 9 3 27, 2700 प्रीमियम का है और वो मिल चुका है। जो प्रीमियम मिल चुका होता है उसको कुछ नहीं करते, मतलब फॉरफिशर में उसका कोई इफेक्ट नहीं आता, पर यहां वो इंक्लूडेड है तो पहले हटा दो, क्योंकि हमको क्या निकालना है कि शेयर के अगेंस्ट कितना मिला है। शेयर के अगेंस्ट कितना मिला है कैसे निकलेगा, टोटल में से प्रीमियम हटाओ तो शेयर के अगेंस्ट कितना है वो मिल जाएगा। तो 9600 माइनस 2700 ये अमाउंट है जो शेयर के अगेंस्ट आपको मिला है, जो शेयर फॉरफिशर अकाउंट में जाएगा 6900। ये आपका फॉरफिशर के अकाउंट में जाएगा। ठीक है, ये शेयर के अगेंस्ट है जो आपको मिला है। सिमिलरली यहां कितना इंक्लूडेड है प्रीमियम, 200 अलॉटेड शेयर पे 9 रुपीज, यानी कि 1800 आपका प्रीमियम है। तो 7200 में से 1800 माइनस करो तो इतना अमाउंट शेयर के अगेंस्ट मिला है जो फॉरफिशर में आप ट्रांसफर करोगे 5400। ठीक है, तो आपको मिल गया फॉरफिशर में कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है, दोनों का ये है, तो अब आप कंबाइन कर सकते हो। बोलो एंट्री, फॉरफिशर की एंट्री क्या होगी, फॉरफिशर की एंट्री क्या होती है, कैपिटल डेबिट करो, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, कॉल्ड अप अमाउंट से, फुल्ली कॉल्ड अप है, पूरा ही कॉल कर दिया है। ठीक है, कितने का है शेयर, दोनों के अलॉटेड शेयर जोड़ो, 300 और 200, तो कितना हो गया 500, पे 30 रुपीज। ठीक है, फेस वैल्यू यानी कॉल्ड अप वैल्यू फुल्ली कॉल्ड अप है, तो 500 इंटू 30 यानी 15,000 का कैपिटल है। ये एक इफेक्ट हो गया। अब प्रीमियम सोचो, दोनों स्टेजेस पे प्रीमियम था, फर्स्ट स्टेज का तो प्रीमियम मिल गया, तो जो मिल गया उसका कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, यहां मैं देखो इग्नोर कर रहा हूं, जो प्रीमियम मिल चुका है 9 रुपीज जो मिल चुके हैं उसका फॉरफिशर की एंट्री में कोई इफेक्ट नहीं आता। जो प्रीमियम मांगने के बाद नहीं मिला है, जैसे कि कॉल मनी का जो प्रीमियम है 6 रुपीज, वो मांगने के बाद भी नहीं मिला है, अब वो कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है, बोलो। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा, 500 शेयर्स पे 6 रुपीज प्रीमियम है जो आपको नहीं मिला दोनों से, तो ये कितना आएगा 5 6 30, 3000 नहीं मिला है। ठीक है, यहां लिख लो नॉट रिसीव्ड, इसीलिए हमने यहां पे डेबिट करके कैंसिल किया है। ड्यू करते समय आपने प्रीमियम क्रेडिट किया था, कैंसिल करने के लिए अब उसको हम डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों इफेक्ट हो गए। 2, जो अमाउंट मिला है वो शेयर फॉरफिशर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो शेयर फॉरफिशर अकाउंट, दोनों अमाउंट ऐड कर दो, 6900 प्लस 5400, ऊपर जो हमने पूरी कैलकुलेशन की है ये यहां अमाउंट यूज हो रहा है उसका 12,300।
आपको मिल चुका है जो शेयर फॉरफिचर में ट्रांसफर होगा, और जो नहीं मिला है वो कैंसिल होगा। जो नहीं मिला है वो कहां पड़ा है, कॉल इन अरियर में पड़ा है, डेबिट किया है आपने, देखो ये तड़प रहा है ना। अब फॉरफिचर के वक्त इसको हम बंद करेंगे, डेबिट को बंद करने के लिए क्रेडिट करेंगे, कॉल इन अरियर क्रेडिट, अकाउंट आपका बंद हो जाएगा। शेयर्स हो रहे हैं फॉरफिट 5700, टोटल आप टैली कर लो, डेबिट क्रेडिट की टोटल हो रहा है कि नहीं। डेबिट की टोटल है 18,000 और क्रेडिट की टोटल है 12,300 प्लस 5,700, तो ये भी आएगी 18,000 रुपीज। ठीक है, तो अपना टैली हो गया। तो ये हो गया फॉरफिचर का। अब है री इशू। बोलो, पूरे 500 शेयर री इशू हो रहे हैं, वो भी सीधे 36 रुपीज में, मतलब री इशू पे कोई भी लॉस नहीं हुआ है। तो री इशू की पहले एंट्री पास करो। बोलो री इशू में क्या एंट्री होगी, पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने पैसे आएंगे, 500 शेयर पे 36 रुपीज इशू प्राइस मिलेगा, तो 500 शेयर पे 36 रुपीज आपको आएंगे 18,002। इसमें से कैपिटल कितना दे रहे हो आप, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, सेम जो ऊपर आपने कैंसिल किया, 500 पे 30 रुपीज यानी कि 15,000। देखो 15,000 आपने यहां डेबिट किया था और वही 15,000 से री इशू हो रहा है। और ये जो ऊपर का पैसा आपको मिला है 30 रुपीज के ऊपर 6 रुपीज जो आपको अभी मिले हैं, ये प्रीमियम में ही जाएगा। जब भी आप री इशू करते हो, नॉर्मल इशू हो, री इशू हो, कोई भी टाइप का इशू हो, फेस वैल्यू के ऊपर का अमाउंट हमेशा सिक्योरिटीज प्रीमियम में ही क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, तो यहां आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम 500 पे 6 रुपीज यानी कि 3,000। तो ये आपने री इशू कर लिया। अब इस एंट्री को पास करने से ही देखो आपको समझ में आ गया कि लॉस तो हुआ ही नहीं, लॉस एब्जॉर्ब करने की जरूरत पड़ी नहीं। तो जितना भी आपने यहां पे शेयर फॉरफिचर को क्रेडिट किया हुआ है, ये पूरा 12,300 डायरेक्टली ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो इसमें देखो क्रेडिट बैलेंस है, ये सब ट्रांसफर एंट्रीज हैं, इसमें कुछ आ जा नहीं रहा है, तो हम वो रिसीवर गिवर ये सब नहीं सोचेंगे। ठीक है, ट्रांसफर या एडजस्टमेंट एंट्रीज में ऐसे ही सोचना है आपको। तो ये क्रेडिट बैलेंस है, इस अकाउंट में आपने क्रेडिट किया हुआ है, लेजर बनाओगे तो क्रेडिट बैलेंस दिखेगा, इसको हमको बंद करना है। क्रेडिट को बंद करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहां मैं डेबिट करूंगा शेयर फॉरफिचर अकाउंट पूरा 12,300, और कहां ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो आपने क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर कर दिया फॉरफिचर अकाउंट से कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो फॉरफिचर अकाउंट बंद हो जाएगा। देखो यहां पे क्रेडिट है 12,300 और यहां डेबिट है 12,300, लेजर बनाओगे तो बंद हो जाएगा, नील बैलेंस आएगा। क्लियर है क्या। तो ये पूरा आपका एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है। ठीक है, लिखो अच्छे से। और एक बैंक अकाउंट बनाना था, वो भी बना लेते हैं भाई, भूल गया मैं, सॉरी। बैंक अकाउंट बनाओ, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट साइड आएगा, टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,25,000, डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड ओपनिंग लिखते हैं। ठीक है, अब एक एक जो इफेक्ट है वो लेते जाओ। देखो यहां आपने बैंक अकाउंट डेबिट किया है 36 लाख रुपए, और पोस्टिंग में कैसे लिखेंगे, क्रेडिट वाले का नाम आता है। ठीक है, बैंक को डेबिट करना है, कैसे करेंगे, बैंक के डेबिट साइड में जाके क्रेडिट वाले का नाम लिखेंगे। तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना अमाउंट मिला है, 36 लैक्स। फिर आपने 2,40,000 रिफंड किया था। ठीक है, देखो बैंक को यहां क्रेडिट किया था, तो बैंक को क्रेडिट करना है, तो बैंक के क्रेडिट में जाके डेबिट वाले का नाम लिखेंगे। तो बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2,40,000। आई होप आपको पोस्टिंग आती है। ठीक है, फिर इसमें कोई बैंक का इफेक्ट नहीं है। फिर सीधे जो आपको कॉल मनी का अमाउंट मिला 11,34,300, ठीक है, वो भी डेबिट करना है, तो डेबिट साइड में जाके टू जो अकाउंट क्रेडिट किया है, ठीक है, नाम क्रेडिट का आएगा लेकिन अमाउंट डेबिट का ही आएगा, क्योंकि मैं बैंक को डेबिट कर रहा हूं। ये भी काफी लोगों को नहीं समझ में आता। ठीक है, उनका बोलना रहता है कि सर आप क्रेडिट में नाम इसका लिख रहे हो तो आपको ये अमाउंट डालना चाहिए। अरे मैं इसको क्रेडिट कर ही नहीं रहा, आपका बेस ही कमजोर है। मैं इसको क्रेडिट ही नहीं कर रहा, मैं तो इसको डेबिट कर रहा हूं, तो मैं तो इसका डेबिट का अमाउंट लिखूंगा ना। सिर्फ समझने के लिए हम नाम ये लिखते हैं, सिर्फ नाम आता है उसका अमाउंट नहीं आता।
ये अमाउंट कहां आएगा, उसके अकाउंट में आएगा ना। आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट भी तो बनाओगे ना, वो आपको यहां बनाना नहीं है, इसलिए आपको समझ में नहीं आता। अरे पर रियल लाइफ में तो बनेगा ना। तो उस अकाउंट के क्रेडिट में जाके ये अमाउंट आता है जो हमने डाला था, ये वाला। तो ये अमाउंट यहां आएगा 1140। कॉल अकाउंट में क्रेडिट साइड में ये आएगा, क्योंकि क्रेडिट कर रहे हैं उसको, हम डेबिट कर रहे हैं बैंक को 1134,300 से, ठीक है। तो बैंक के डेबिट में नाम तो क्रेडिट का ही आएगा, ठीक है। तो टू जो भी है इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो भी है, लेकिन डेबिट अमाउंट बैंक का ही आएगा, क्योंकि मैं बैंक अकाउंट के अंदर हूं। जब भी आपको कंफ्यूजन हो, आप हो कहां पे, थोड़ा देख लो कि आप कहां हो। आप बैंक के अंदर हो, अमाउंट बैंक का ही लिखना पड़ेगा। मैं बैंक को डेबिट कर रहा हूं तो बैंक का डेबिट का अमाउंट यहां लिखूंगा। तो 11,34,300, तो ये आ गया आपका। फिर आप फॉरफिशर और री इशू के का भी इफेक्ट ले लो। फॉरफिशर में तो कुछ आता नहीं है, ठीक है। री इशू में आपको पैसे मिले हैं, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पे भी नाम आप कैसे लिखोगे, दोनों लिखने पड़ेंगे, ठीक है। मल्टीपल इफेक्ट आते हैं, लेकिन टोटल अमाउंट उतना ही आएगा, ठीक है। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, अलग अलग भी लिख सकते हो, 15,000 और 3,000 दोनों मिला के टोटल आपका 18,000 ही आएगा, ठीक है। ये पोस्टिंग करने का तरीका है। तो ये 18,000 से आपने डेबिट कर लिया बैंक को, ये वाला क्लियर है। और कुछ है एक बार देख लो भाई, मेरी उम्र तो हो गई है, हो सकता है कुछ रह गया हो, आप देख लो, जवान हो। चलो निकालो बैलेंस। कैसे निकालते हैं बैलेंस, कि बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट में नॉर्मली डेबिट बैलेंस ही होता है। करंट अकाउंट है या ओवरड्राफ्ट नहीं है तो नॉर्मल बैंक अकाउंट में डेबिट बैलेंस ही आता है। ओडी अकाउंट में ही सिर्फ क्रेडिट बैलेंस आता है। तो दोनों साइड के पहले टोटल कर लो, ठीक है, जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है। 1,25,000 प्लस 36 लैक्स प्लस 11,34,300 प्लस 18,000, तो इसकी टोटल आती है 48,77,300 और इसकी टोटल आएगी 2,40,000, 2,40,000, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, निकालो डिफरेंस। 48,77,300 माइनस 2,40,000, डिफरेंस है 46,37,300। और ये उस साइड लिखेंगे जिस साइड की टोटल कम है, ताकि दोनों की टोटल इक्वल हो जाए। तो यहां कम है तो 46,37,300 यहां पे लिखूंगा। तो इसकी टोटल भी अब इसके बाद कितनी हो जाएगी, 48,77,300। तो दोनों की टोटल मैच हो जाएगी। और इसको क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन। ये कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस ही है, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है, इसीलिए ये नाम, इसका बैलेंस कौन सा बोला जाएगा, डेबिट बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस उल्टे साइड दिखता है, क्योंकि जो साइड की टोटल ज़्यादा होती है वो बैलेंस होता है, और क्लोज करने के लिए लिखना उल्टे साइड पड़ता है, ताकि दोनों साइड की टोटल इक्वल हो जाए, पोस्टिंग, ठीक है। तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा, बैंक बैलेंस। चेक कर लेते हैं भाई सही आया है कि नहीं। यस 46,37,300 सही है, बच गए। चलो क्लियर है क्या, कोई भी आपको डाउट हो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो लिख लो, लिख लो, स्क्रीन देता हूं मैं।
थैंक यू सो मच।